नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो आप ही लोगों की मांग से पैदा हुआ है। बार बार कमेंट्स में ये मांग की गई कि सर हैंड मूवमेंट के विषय में बताइए। हाँ, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, इंटरव्यू में होते हैं, तो हैंड मूवमेंट कितना होना चाहिए उस पर बताइए। हम इस पर बात करेंगे आज के पूरे वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रोचक तथ्य है, बल्कि कहिए कहानी समझिए। हम लोगों के वीडियोस से आप जानते हैं कि लोग छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाते हैं और वो शॉर्ट्स काफ़ी लोकप्रिय भी होती हैं। उन्हीं में से एक शॉर्ट पर जिसमें हम लोग हैंड मूवमेंट को लेकर कुछ फीडबैक देते हैं, किसी विदेशी व्यक्ति ने यह कमेंट किया, यूनाइटेड स्टेट्स से थे, कि ये जो सलाह दी जा रही है कि आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो उल्टी सलाह है। इसके बाद हम लोगों ने और इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो बड़ी रोचक चीज़ें निकल कर सामने आई। हालांकि नई बात नहीं है, हम इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि केवल हैंड मूवमेंट ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कल्चरली रूटेड होता है। दरअसल उसका एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट होता है। आसान भाषा में हम इस देश में, इस समाज में अन्य लोगों से कैसे बात करते हैं, हमारे यहाँ किस बात को शिष्ट माना जाता है और किस बात को अशिष्ट माना जाता है, जरूरी नहीं है कि एक भिन्न सांस्कृतिक स्थिति में, एक दूसरे देश में, एक दूसरे समाज में भी उसी को सही और उसी को अच्छा माना जाएगा। मसलन मैं एक अपने इंटरव्यू से उदाहरण देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में कभी इंटरव्यू देने गया था, दशकों पुरानी बात है, और हमारे जो तमाम बोर्ड मेंबर्स बैठे थे उनमें बहुत से लोग हमारे सीनियर प्रोफेसर्स थे जो हम लोगों को पढ़ाते थे। और चूंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, विदेशी किताबों को पढ़ रहा था, फिल्में देख रहा था, तरीके समझ रहा था, सामान्यतः सांस्कृतिक अध्ययन मेरा विषय रहा है, तो मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान अपने एक टीचर को, जो कि मुझे पढ़ाते थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता था, उन्हें प्रोफेसर XYZ कहकर संबोधित किया। साधारण सी बात है, हम देखते हैं कि तमाम अकादमिक वर्ग में, दुनिया में इसे सहज माना जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने इन टीचर्स की प्रतिक्रिया देखी, उस प्रतिक्रिया में ऐसा मुझे लगा कि शायद वो इससे थोड़ा सा आहत हुए हैं, या कम से कम हैरान तो जरूर हुए हैं कि उनका अपना स्टूडेंट उन्हें केवल सर कहने की बजाय प्रोफेसर मिश्रा, या जो भी उनका नाम था, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, वह कह रहा है। जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उसे आप समझिए कि हमारी सांस्कृतिक चीजें जो होती हैं वे तय करती हैं कि किस कम्युनिकेशन को शिष्ट और सहज माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। वापस जाते हैं हैंड मूवमेंट को लेकर। अमेरिकी समाज में आम तौर पर यदि कोई व्यक्ति कम हैंड मूवमेंट कर रहा है, यानी कि हाथ उसने सीधे रखे हुए हैं, और सीधे का मतलब है कि केवल अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए हैं, कम मूवमेंट कर रहा है, तो इस बात को उसके नर्वस होने की निशानी समझा जाता है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि सामान्यतः वे लोग बात करते समय सहज रूप से जब बात करते हैं तो हैंड मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब हम अपने विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से, एस्पिरेंट्स को से बात करते हुए उन्हें सलाह देते हैं कि आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब हमारा मतलब क्या होता है? सामान्यतः समझ ये कहती है, और हमारे समाज में इस बात को माना जाता है, कि जब आप एक फॉर्मल सेटिंग में हैं, जब आप एक औपचारिक सेटिंग में हैं, तब आपको बातचीत करते समय अपनी बात को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। आसान भाषा में, जब आपके पास भाषा है तो फिर आपके पास भाषिक सामर्थ्य भी होना चाहिए कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसे भाषा में, बातचीत पे, वर्बल कम्युनिकेशन में कह पाएं। और सामान्य समझ क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति भाषा में बात को पूरा नहीं कह पा रहा होता, तब वह क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेट करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। यानी कि कभी कभी नाटकीय तरीके से हाथों को चलाता है, या फिर
दूसरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैरामीटर्स जिनमें पाँव को मोड़कर बैठना, जिसमें तेज तेज गर्दन हिलाना और अन्य नाटकीय किस्म की गैरवाचिक अभिव्यक्तियां करना शामिल है। तो हम लोगों ने दो बातें की। पहली बात, किसी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में संस्कृति एक महत्वपूर्ण चीज होती है, यानी कि आप किस सामाजिक सेटिंग में है, वहां क्या स्वीकार्य है और क्या कम स्वीकार्य है, इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज जिसके बारे में हमने चर्चा की वह यह है कि गैरवाचिक संप्रेषण, किसी भी जगह का गैरवाचिक संप्रेषण, वह आपके वास्तविक संप्रेषण को पुष्ट करने वाला होना चाहिए, न कि उसमें बाधक होना चाहिए। तो अगर हम अब उस मूल सवाल पे आए जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि सर हैंड मूवमेंट कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यदि मैं यूपीएससी इंटरव्यू के कल्चरल कंस्ट्रक्ट की बात करूं, भारत का समाज है, बुजुर्ग लोग, उनमें भी काफी ऐसे लोग जिन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर या तो काम किया है या अभी कर रहे हैं, यानी कि गणमान्य किस्म के व्यक्ति आपके बोर्ड में बैठे हैं। जबकि जब आप बोर्ड में एक कैंडिडेट के तौर पे जा रहे हैं, तो आपके और उनके बीच की जो स्थिति है वह पद के स्तर पर, सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर गैर बराबर की स्थिति है। ऐसे में उन तमाम तरीकों से, जिन तरीकों के साथ आप आदर प्रकट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और हमारे यहाँ का समाज ऐसा है जिसमें यदि आप बहुत तेजी से हाथ पांव चलाते हैं बातचीत करते हुए बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, तो उसे बहुत शिष्ट नहीं माना जा सकता। इसलिए हम सामान्यतः सलाह क्या देते हैं कि आप न्यूनतम हैंड मूवमेंट रखिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हैंड मूवमेंट आपको स्टिफ बना दे। यदि आप इस तरीके से स्टिफ होकर बैठे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि साफ ही समझ आ रहा है कि सहजता जो है वह अनुपस्थित है। और अगर सहजता अनुपस्थित होगी तो फिर आप माना यह जाएगा कि आपका जो आत्मविश्वास है उसका स्तर कम है। तो सामान्यतः आपको हैंड मूवमेंट कम रखना है, लेकिन सहज रहना है, स्टिफ बॉडी नहीं होनी चाहिए। ये अन्य गैरवाचिक संप्रेषणों पर भी लागू होगा, ध्यान रखिएगा। आप क्रॉस लेग नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं कि पाँव पर पाँव रखकर आप बैठ रहे हो और बात करने की कोशिश कर रहे हो, या आलती पालती मारने की कोशिश कर रहे हो, या अपने पाँव को उठाकर घुटने के ऊपर रख लें और उसके बाद बात करने की कोशिश करें। ये किसी भी इंटरव्यू के हिसाब से सहज बात नहीं है। लेकिन हम केवल इंटरव्यू थोड़े ना देते हैं, हम सामान्य बातचीत भी करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं जानबूझकर थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह फिर से संवाद में उस स्थिति को बताता है जहां पर मैं विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। विश्लेषण करने की स्थिति में स्वाभाविक तौर पर एक एक्सप्रेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ अथॉरिटी में यूजुअली हैंड मूवमेंट ये प्रदर्शित करता है कि आप अपने विषय को लेकर सहज और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यह अशिष्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक टेम्पलेट देने की कोशिश करूं, तो अगर आप एक औपचारिक सेटिंग में हैं, औपचारिक सेटिंग क्या होती है? मसलन आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मसलन आप किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, मसलन इस किस्म की अन्य गतिविधियां जिनमें कि आप औपचारिक सेटिंग में हैं, उस स्थिति में यदि आप बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट न करें, यद्यपि बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आप अनौपचारिक सेटिंग में, आप परिवार में हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप इस किस्म की अन्य अनौपचारिक सेटिंग्स में हैं, वहां पर थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट आपको उस बातचीत में एक अतिरिक्त प्रभाव देगा, कभी कभी थोड़ा सा अधिकार हक भी देगा, क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि आप इस बात को अधिक आत्मविश्वास से कह रहे हैं, यानी कि आपके पास इसके बारे में अधिक जानकारी है। तो मैं किस बात पर सलाह करूं? जब आप अनौपचारिक सेटिंग में हैं, आप थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट अवश्य करें, लेकिन थोड़ा बहुत। हैंड मूवमेंट कभी भी आपकी भाषा की जगह लेने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बाकायदा हथियार की तरह भाषा का इस्तेमाल करने लगे या गैरवाचिक संप्रेषण का इस्तेमाल करने लगे। मसलन आप तलवार चला रहे हैं, आप चाकू चला रहे हैं, आप कोई अन्य हथियार चला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास की बहुत कमी को प्रदर्शित करेगा।
ऐसा लगेगा मानो आप भाषा में अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए इस चीज को कर रहे हैं। ध्यान रखिए, मैंने सांस्कृतिक सेटिंग की बात भी की थी। यह केवल आपके सामने कौन है इससे तय नहीं होता, यह इस बात से भी तय होता है कि आप स्वयं कौन हैं। बहुत बार हमारी सामाजिक सेटिंग में स्त्रियों और पुरुषों से अलग अलग अपेक्षाएं की जाती हैं गैरवाचिक संप्रेषण को लेकर। मसलन आप हाथ का मूवमेंट ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन आपके हाथ कहाँ रखे होने चाहिए? क्या घुटनों पे हाथ रखना ज्यादा ठीक है, या आप हाथ बांध कर भी बैठ सकते हैं? स्वाभाविक है कि हाथ बांध कर बैठना किसी भी औपचारिक सेटिंग के हिसाब से उचित नहीं है। इसी प्रकार आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपकी जो भी सामाजिक स्थिति है, आपकी जो भी उम्र है, और इस मामले में थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि आपकी जो लैंगिकता है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि आपका जो हाथों को चलाने का तरीका है, हाथों का जो मूवमेंट है, वो आक्रामक तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरी सलाह रहती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आप अपने बॉडी जेस्चर्स में, विशेष तौर पर हाथों के मूवमेंट में, आक्रामक न दिखाई दे रहा। तो अगर हम वाइंड अप करें तो हमने क्या समझने की कोशिश की? पहली बात, स्टिफ बॉडी होना सबसे गलत बात है। दूसरी बात, आप अपनी सांस्कृतिक सेटिंग के हिसाब से संवाद के अनुसार तय करें कि आप हैंड मूवमेंट कम रखेंगे या बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर आप एक ऐसी सेटिंग में हैं जहां थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट आपकी सहजता को व्यक्त करता है, आत्मविश्वास को व्यक्त करता है, तो आपको थोड़ा सा हैंड मूवमेंट करने की अनुमति होती है, कर सकते हैं। और तीसरा, हमने जैसा कहा कि आप अपनी उम्र, अपनी लैंगिकता और अन्य सामाजिक श्रेणियों के अनुसार भी बहुत बार ये तय करते हैं कि आपका जो गैरवाचिक संप्रेषण है, जिसमें हैंड मूवमेंट विशेष तौर पर शामिल है, आई कॉन्टैक्ट पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैरवाचिक संप्रेषण जो है वो हैंड मूवमेंट होता है, उसमें आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। मैं आमतौर पर उस कैंडिडेट को बहुत पसंद करता हूं जिस कैंडिडेट को बात करते समय ऐसा न लगे कि उसका विशेष तौर पर ध्यान है कि उसका हाथ कहाँ है, और उसके बावजूद उसके हाथ में अधिक मूवमेंट न हो। थोड़ा बहुत मूवमेंट किसी को बुरा नहीं लगता, वो स्वीकार्य भी होता है। तो ये सामान्य बातचीत थी जो मैं आपकी हैंड मूवमेंट को लेकर आपको संबोधित करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों ने जो सवाल अलग अलग जगह पर पूछे थे वो इस वीडियो से मिले होंगे, उनका वो जवाब जरूर मिला होगा। लेकिन फिर भी गैरवाचिक संप्रेषण या वाचिक संप्रेषण में लेकर, किसी भी क्षेत्र को लेकर आपके मन में कोई सवाल आता है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में या कम से कम Q&A सेशंस में उस पर विचार कर सके। शुक्रिया, धन्यवाद।